हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में सेल के बारे में स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। हमारा पहला वीडियो जो आप देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और डिस्कवरीज के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने सिलेबस पे, दैट इज सेल थ्योरी। तो आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है हमारे सेल थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए सेल थ्योरी जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए तैयार की गई है। लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि सेल थ्योरी पर ऑब्जेक्शंस लगे कि नहीं। जैसे हम कोई थ्योरी देते हैं तो उसमें कुछ कमी रहती है तो उस पर ऑब्जेक्शंस आते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्शन के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं तो हमारी थ्योरी जो होती है वो रेडी हो जाती है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेल थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए, कैसे उसको करेक्ट किया गया और फाइनली सेल थ्योरी बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने नोटबुक पे एक चार्ट रेडी रखेंगे जिसमें आप ईयर, साइंटिस्ट नेम और डिस्कवरी को नोट डाउन करते चलेंगे। आई होप यू हैव डन दैट। तो चलिए देखते हैं सेल थ्योरी 1838 टू 1839, ये एक साल का जो ड्यूरेशन है इसी बीच सेल थ्योरी को तैयार किया गया। ठीक है, और सेल थ्योरी को तैयार करने में हमारे दो साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। एक जो थे वो थे बोटैनिस्ट जिन्होंने प्लांट पर स्टडी किया, और एक जो थे वो थे जूलॉजिस्ट जिन्होंने एनिमल्स पर स्टडी किया, और दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट को मिलाकर सेल थ्योरी तैयार किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल थ्योरी में हमें दो साइंटिस्ट के बारे में जानकारी रखनी होगी। ठीक है, नंबर 1 वाज मैथियस जे स्क्लीडन। ही वाज जर्मन बोटैनिस्ट and second was Theodor Schwann. He was German zoologist. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हम दो साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक है जो स्क्लिडन है और ये है बोटैनिस्ट, और दूसरे हैं श्वान जो कि हैं हमारे जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो बॉटनी डील्स विथ प्लांट स्टडी, प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं, और जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उसको जूलॉजी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमने सेल थ्योरी तैयार की। तो सेल थ्योरी में दो लाइन बड़ी अहम है। ठीक है, दो लाइन जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा सेल थ्योरी लिखता है तो दो बातें उसको लिखनी, मेंशन करनी मस्ट होती हैं, जिसमें पहली लाइन क्या है, सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द सेकेंड लाइन इज द लिविंग सेल arises from pre-existing cell। ठीक है, ये जो दो लाइनें, दो थ्योरीज आपको दी गई हैं, यही है हमारी सेल थ्योरी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और दूसरी लाइन ये है कि एक सेल अपने ही एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होता है। ठीक है, नया सेल कैसे बनता है, पुराने सेल से ही नया सेल जन्म ले लेता है ना। तो ये दो बातें हैं, लेकिन इस दो बात में ये जो सेकेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये सेकेंड लाइन काफ़ी टाइम बाद इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी को लेकर ये दो लाइन फिक्स है, ओके, लेकिन इस थ्योरी को लाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो अब इंक्लूड होंगी। तो ये तो हो गया हमारा हिस्टोरिक, यानी कि ये जो सेल थ्योरी है, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ इंटरप्रिटेशन और किया, कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आए।
कि हाँ और भी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए सेल थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आप बोर्ड पे क्या देख रहे हैं, दिस इज सेल थ्योरी, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड ही वाज बोटैनिस्ट एंड ही वाज जूलॉजिस्ट, और ये 2 लाइन जो उसकी सेल थ्योरी होती है। अब हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्शंस लगे और क्या हुआ। तो चलिए पहले देखते हैं कि सेल थ्योरी में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग और क्या क्या लाइन्स जोड़ दी गई हैं। सेल थ्योरी 5 पॉइंट्स का बन चुका है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, जो कि शुरू से बेसिक 2 लाइन था, लेकिन अब हम उसमें कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। ओके, नाउ वी आर हैविंग मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो सेल थ्योरी है उसके साथ कुछ और लाइंस हमने इंक्लूड कर दी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। पहली लाइन वही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किस चीज़ के बने हैं, सेल के बने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए, द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल, यानी कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारे सेल के एक्टिविटी पर ही डिपेंड है। यानी कि हम डिपेंडेंट हैं लेकिन हमारा सेल इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम किसकी एक्टिविटी पर डिपेंड है, हमारे सेल की एक्टिविटी पर, जो कि इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, है ना। तो हम हमारे सेल के अकॉर्डिंग ही एक्टिव रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गिर गए, हमें कहीं चोट आ गई और उतना दूर का पार्ट हमारा कोई वर्क नहीं कर रहा है, इट एक्ट लाइक पैरालाइज्ड, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिल्कुल सुन पड़ गया है वो, इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर एरिया का सेल जो है वो डैमेज हो चुका। तो अगर सेल ही काम नहीं करेगा तो हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि सेल आज़ाद है काम करने के लिए, लेकिन हम किस पर डिपेंड है, सेल पर, ठीक है। अब देखिए, सेल कॉन्टेंट्स डीएनए, सेल में होता है डीएनए विच इज फाउंड स्पेसिफिकली इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं और डीएनए जो होते हैं आपको पता है वो कॉपी होते हैं पेरेंट्स से, उनके संतान में कॉपी होते हैं, है ना। और उसी के साथ हमने ये भी बोला एंड आरएनए फाउंड इन द सेल, और सेल में आरएनए प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो सेल में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हमारे आनुवांशिक पदार्थ हैं। सेल अपना काम कर रहा है, लेकिन सेल को मदद चाहिए कि अगर अपने वंश यानी कि जो हमारा एंसिस्टर गुजरे हैं उन एंसिस्टर्स के गुण को हम तक लाया जाए, तो सेल डीएनए और आरएनए की मदद लेता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है बेसिक्स ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि हमने सेल थ्योरी में 5 लाइन ऐड की, जैसे 2 लाइन पहले से और 3 लाइन ये, है ना। तो टोटल 5 लाइन्स की सेल थ्योरी आपकी बन गई, जिसमें से ये लास्ट का 3 लाइन है ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, और जो मैंने स्टार्टिंग में 2 लाइन्स दिए थे वो बेसिक ऑफ सेल थ्योरी है, जो हर बुक में पब्लिश होता है। अब हम चलते हैं कि हमारे सेल थ्योरी पर क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगे। जैसे कोई भी थ्योरी आने से पहले उसको चेक किया जाता है, कुछ कमी होती है तो उसको बताया जाता है, वही कमी को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन। तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगे हमारे सेल थ्योरी पर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इन 2 साइंटिस्ट का से पूछा गया था, इनके थ्योरी में एक सेल कैसे नया सेल बनाता है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, ठीक है। इन्होंने एक सेल से नया सेल बन जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए इनकी थ्योरी पे एक ऑब्जेक्शन लगा कि नया सेल कैसे डेवलप होता है। थ्योरी में मैंने आपको भले ही लिखवा दिया सेकंड लाइन पर कि एक सेल अपने पिछले वाले से डेवलप होता है, ये तो बाद में लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं थी, ठीक है। तो इस थ्योरी से रिलेट हुए एक नए साइंटिस्ट दैट वाज मिस्टर रडोल्फ वर्को, और उन्होंने हमें बताया कि एक सेल जो है वो अपने एग्जिस्टिंग वन से ही डेवलप होता है। तो सेल थ्योरी के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या लगा कि हमारे स्क्लेडन और श्वान ने ये बात का कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि कैसे एक सेल से नया सेल बनेगा। इसके लिए हमें एक दूसरे साइंटिस्ट ने मदद किया है। तो दैट वाज द मेन पॉइंट कि व्हाट वाज ऑब्जेक्शन एंड हाउ दैट ऑब्जेक्शन वाज फिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्शन लगा क्या था और उस ऑब्जेक्शन को कैसे हटाया गया। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्शन और उस पर कैसे काम किया और किसने काम किया। तो अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन किस सब्जेक्ट पे लगा, न्यू सेल फॉर्मेशन पर।
ठीक है, नया सेल का निर्माण कैसे होता है, इस पर लगा था ऑब्जेक्शन कि नया सेल कैसे बनता है। तो इस ऑब्जेक्शन को खत्म कैसे किया गया, एक साइंटिस्ट आए, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रडोल्फ वर्को। He was also a German scientist. ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी एंड द नेम ऑफ बुक वाज सेल्यूलर पैथोलॉजी। ठीक है, बुक का नाम क्या था, सेल्यूलर पैथोलॉजी। उनकी इस बुक से हमने एक लाइन अडॉप्ट किया। उनकी इस बुक में एक लाइन लिखी हुई थी एंड द लाइन वाज ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, उन्होंने इस जर्मन लैंग्वेज में ये कॉन्टेक्स्ट लिखा ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना। तो इसको जब मतलब कन्वर्ट किया गया, इसको जब ट्रांसलेट किया गया तो एक बात सामने आई दैट ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, हर सेल अपने पिछले सेल से ही पैदा होता है, यानी कि उसी से उसका जन्म होता है। कहीं से नया सेल बनने की एक ही गुंजाइश है, एक ही तरीका है नया सेल बनने का कि वो अपने पूर्वज से ही क्या होगा, पुराने सेल से ही टूटकर एक नया सेल बन जाएगा या उसी में मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे एक छोटा सा जाइगोट होता है भ्रूण, वो धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन होते जाते हैं और एक वो 9 मंथ के बाद एक शिशु का जन्म हो जाता है ना, एक बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, एक सेल से ही कई सारा सेल बन गया है ना। तो यहाँ पर ये कहानी याद रखनी है आपको कि एक साइंटिस्ट है, उनकी एक किताब सेलुलर पैथोलॉजी एक बुक थी, उससे ही हमने एक लाइन अडॉप्ट की और उसमें लिखा हुआ था ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन ये था, लेकिन उसको फाइनलाइज किया गया बाय द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट रडोल्फ वर्को। तो अब हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी में स्क्लेडेन और श्वान के अलावा रडोल्फ वर्को का भी कंट्रीब्यूशन शामिल था, है ना। तो 3 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं कि इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसे एक्सेप्शंस रह गए, कहाँ कहाँ सेल थ्योरी फॉलो नहीं हो रही है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सेप्शंस। अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या है हमारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस, यानी कि एक्सेप्शंस का मतलब हो गया कि किस किस बात को सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं किया गया, वो बात वैसे ही रह गई है, एक्सेप्शन रह गया वो, मतलब कि उससे कोई रिलेशन सेल थ्योरी का नहीं बताया गया या फिर उस चीज़ को क्लियर नहीं कहा गया। तो एक तरह से आप इसको ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एक्सेप्शन क्या है, सवाल किया गया कि वायरस जो होता है, वायरस नाइदर पॉसेसेस प्रोटोप्लाज्म नॉर न्यूक्लियस। वायरस को एक लिविंग क्रिएचर कहा गया है, लेकिन ना तो उसमें न्यूक्लियस है, ना ही उसमें साइटोप्लाज्म है, यानी कि ना ही उसमें उसका प्रोटोप्लाज्म डेवलप है। तो ये चीज़ वैसी की वैसी ही है। ठीक है, तो ऐसा बताया गया कि वायरस जो है वो एक लिविंग होस्ट के अंदर जाने के बाद लिविंग हो जाता है, लेकिन वो बाहर आउटसाइड बॉडी इट इज़ अ नॉन लिविंग, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है। अगला देखिए, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लैक न्यूक्लियस एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनेल्स। फिर दूसरा एक्सेप्शन सामने आया कि बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, उनमें न्यूक्लियस है ही नहीं और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो कैसे उनका सेल जो है वो काम कर रहा है, कैसे उसका सेल ही उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाए, क्योंकि बहुत सारे तो ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, ना ही न्यूक्लियस है उसमें, है ना। तो ये भी वो एक कॉन्टेक्स्ट में आया कि ये भी एक ड्रॉबैक में ही आ गया। अब देखिए, मेनी प्रोटोजोन्स आर ए सेलुलर। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो ए सेलुलर हैं, यानी कि उनके सेल का कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है दिखता ही नहीं है, उसका कोई एक फिक्स सेलुलर शेप नहीं है, तो फिर उसको कैसे कहा जाए कि वो सेल का ही बना हुआ है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। सीफ ट्यूब्स जो कि हमारे प्लांट सेल में होता है एंड आरबीसी पॉजेस
साइटोप्लाज्म, इनमें साइटोप्लाज्म है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बिना ये कैसे काम कर रहे हैं, इसका भी आंसर सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। तो ये जो है हमारे वो एक एक्सेप्शंस के तौर पर रखे गए हैं जो कि सेल थ्योरी से रिलेट किया गया है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शंस। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक सेल से नया सेल बन जाता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल की ये क्षमता कि अपने से एक नया सेल बना दे, इस क्षमता को हम कहते हैं सेल्यूलर पोटेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? सेल्यूलर पोटेंसी कहते हैं इसको। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, कैपेसिटी, है ना। तो सेल की जो पोटेंशियल है वो किस किस तरह की है, कैसे कैसे सेल नया चीज़ बनाता है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं कि सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे प्लांट ब्रीडिंग क्लास 12 का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, या फिर आपने क्लास 10 पढ़ा होगा, क्लास 10 में आपने माइक्रो प्रोपागेशन टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पर एक शब्द आया होगा सेलुलर टोटीपोटेंसी। अगर टोटीपोटेंसी नहीं आया होगा तो ये ज़रूर आया होगा कि टिश्यू कल्चर यानी कि ईच सेल डेवलप्स न्यू सेल, एक सेल से कई सारा सेल बन जाता है, यही तो है ना टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया है। तो ये एक वर्ड आया कि हमारा जो टोटीपोटेंसी, सेलुलर टोटीपोटेंसी यानी कि टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, तो ये आपका इस तरह का बहुत सारा पोटेंशियल है जो हमारे सेल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सेलुलर पोटेंसी के बारे में कि हमारा सेल किस किस तरह से नए सेल को डेवलप करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्युलर पोटेंसी। सेल्युलर पोटेंसी हम किसको कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। हमारे सेल की क्षमता कि हमारा सेल डिफ्रेंशिएट होकर, विभक्त होकर, अलग होकर, सेपरेट होकर नया सेल बना सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर पोटेंसी, यानी कि सेल की क्षमता। अब ये सेलुलर पोटेंसी कितने तरह की होती है, इसका क्या क्या फंक्शन है, किस किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स। सेल की पोटेंशियल को कैसे कैसे आप देख सकते हैं। जैसे इसमें जो पहला पोटेंशियल है दैट इज सेल्युलर टोटीपोटेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ। जब मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी तो सेलुलर टोटीपोटेंसी का मतलब ही होता है कि एक सेल से पूरा कंप्लीट नया सेल बन जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए सेल्युलर प्लूरीपोटेंसी। ठीक है, ये सेकेंड कैटेगरी हो गई सेल्युलर प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है कि हमारे सेल्स जर्म लेयर डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर जो मतलब होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लूरीपोटेंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्म लेयर का क्या मतलब है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं जस्ट इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेल्युलर मल्टीपोटेंसी। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज सेल्युलर ओलिगोपोटेंसी। ठीक है, मैंने आपके लिए 4 अहम क्राइटेरिया चुना है जिससे कि नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेल की क्या क्या क्राइटेरिया, यानी कि सेलुलर पोटेंसी कितने तरह की होती है। एडवांस लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से सेलुलर पोटेंसी के बारे में पूछा जाता है, अगर बहुत एडवांस लेवल पर पूछा गया तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4 पोटेंशियल है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये चारों क्या हैं जैसे मैंने इसमें बताया आपको बेसिकली, लेकिन अब हम देखेंगे डेफिनेशन के साथ कि किस तरह से हम इसको याद रखें कि चारों का मेन मतलब क्या है। जैसे कि आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कंप्लीट सेल फ्रॉम प्रीवियस वन इज नोन एज। इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन जाएगा दैट इज टोटीपोटेंसी। टोटी टोटल, एक चीज नहीं बनना है, पूरा कंप्लीट बन जाना है एक ही सेल से, तो उसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए द डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर फ्रॉम ईच सेल इज कैटेगराइज्ड अंडर, अगर जर्म सेल ईच सेल से बन रहा है, सिर्फ जर्म सेल डेवलप हो रहा है एक सेल से, तो उसको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? तो आप उसको रखेंगे सेलुलर प्लूरोपोटेंसी में।
ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ जर्म लेयर की बात होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर होता है, उसी की बात होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि किस तरह से हम इसको फाइनलाइज करें और किस तरह से इसको याद रखें। तो सेलुलर पोटेंसी में 4 टाइप्स का सेलुलर पोटेंसी होता है, लेकिन चारों का क्या मतलब है अब आपके सामने डेफिनेशन रेडी है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलती ना करें। आपको ये आइडिया रहे कि ये टर्म का मतलब खास सेल का ये फंक्शन है, अगर सेल ये वर्क कर रहा है तो हम इस टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल की खूबी कि वो कई सारे सेल को डिफरेंशिएट कर दे और कई चीजें बना दे और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना बना दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी, यानी कि टोटल पोटेंशियल। एग्जाम्पल में आपको स्पोर्स और जाइगोट दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्लूरिपोटेंसी, मैंने आपको बोला था जर्म लेयर। जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लास 12th में आकर क्लियर होगा, लेकिन बेसिक मैं आपको बता दूं, हमारी जो बॉडी बनी है ना, ये जर्म लेयर पर बेस्ड है। जैसे सबसे अंदर क्या है, इंटेस्टाइन छुपा हुआ है, उसके बाहर से स्टमक्स हैं, उसके ऊपर से आपको स्किन मिली हुई है, मसल्स चढ़े हुए हैं, ब्लड है, बोन्स है ना, अलग अलग है। सबसे बाहर वाला हमारा क्या होता है, एक्टोडर्म, है ना, सबसे बाहर से जो दिखता है ना वो एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म को हटाएंगे तो खुलेगा मेसोडर्म, मेसोडर्म को खोलेंगे तो अंदर जाएंगे तो मिलेगा इंडोडर्म। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लूरिपोटेंसी में सेल की ऐसी पोटेंशियल जिससे सेल कोई भी एक जर्म लेयर बनाए, तीनों बनाए तो इट्स ओके, लेकिन कोई भी जर्म लेयर की बात अगर आएगी, सेल के जरिए जर्म लेयर बन रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, इंडोडर्म में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है सेल इंडोडर्म बनाने में, तो इंडोडर्म में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग्स, जो अंदर में हमारा टिश्यूज़ है स्टमक का अंदर जाकर, वो हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, इंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, आंत वगैरह हो गई, जो सबसे अंदर छुपी हुई है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडोडर्म। अगर वो बन रहा है तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, प्लूरिपोटेंसी में, है ना। सेकेंड हो गया मेसोडर्म। मेसोडर्म में हमारे मसल्स, बोन्स हो गए। ठीक है, जैसे आप अपना स्किन हटाएंगे आपको मसल्स दिखेगा, हड्डियां दिखेंगी, तो यानी कि वो बहुत अंदर नहीं है, वो बीच में है। ठीक है, बीच का है, तो बीच वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। हमारा खून, जैसे स्किन छिलता है ब्लड बाहर आ जाता है, इसका मतलब स्किन के जस्ट नीचे क्या है, ब्लड है, बीच में है, सबसे ऊपर क्या है, स्किन है ना। तो यहाँ ये आपका बेसिक तरीका हुआ समझने का। तो ये हार्ट भी क्या हो गया, मेसोडर्म हो गया। सबसे बाहर का अगर कुछ बन रहा है तो भी वो प्लूरिपोटेंसी में आएगा, और सबसे बाहर की लेयर बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। अब एक्टोडर्म में क्या आ गया, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू मतलब सर से लेकर पैर तक आपका जो स्किन है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। हमारा ये जो ब्रेन है ये एपिडर्मल है। ठीक है, अंदर में हमारे जो जस्ट क्रेनियम नर्वस टिश्यू जो है हमारा, वो एपिडर्मल में आता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एपिडर्मल सिस्टम हो गया। तो प्लूरिपोटेंसी के अंदर हमारे बॉडी की कोई भी रचना तैयार कर रहा है सेल, ठीक है, जर्म लेयर तैयार कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी का मतलब होता है कि ये हमारे ब्लड सेल्स को लेकर, अगर हमारे शरीर में कोई भी ब्लड सेल बनाया जाएगा तो हम इसको कहते हैं मल्टीपोटेंसी, यानी कि एक सेल उससे कई सारे ब्लड सेल्स बना दिए गए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीपोटेंसी। और ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, जितने भी तरह के ब्लड सेल्स हैं ना, वो अगर एक सेल से बन रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंसी। ओलिगोपोटेंसी में बहुत सारे सेल्स नहीं बनते हैं, कोई एक पार्टिकुलर सेल बनता है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने लिम्फॉइड सेल। लिम्फॉइड सेल मतलब लिम्फोसाइट्स, सिर्फ लिम्फोसाइट्स बन रहा है, ना कि और भी सारे सेल्स बन रहे हैं। एक सेल सिर्फ एक ही सेल को बना सके, एक ही तरह के सेल को बना सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोपोटेंसी। एक सेल बहुत अलग अलग तरह के सेल को बना सके तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपोटेंसी। ठीक है, यही फर्क है मल्टीपोटेंसी में और ओलिगोपोटेंसी में। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सेल से हम अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर पोटेंसी। और ये बेसिक 4 टाइप्स का है। ठीक है, तो सेलुलर पोटेंसी और सेल थ्योरी को मैंने किया कंबाइन। ठीक है, एक साथ मिलाने के बाद अब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यस, ईच सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपसे अब
एग्जाम्पल मांगा जाए कि ये जो लाइन है कि एक सेल अपने पिछले सेल से बना है, इसको प्रूफ करो ज़रा, तो आप बोलेंगे ओके आई हैव अ प्रूफ। और आपके पास प्रूफ, ये चारों में से आप कोई भी प्रूफ ले सकते हैं। जैसे आप उसको बता सकते हैं अबाउट मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी में एक सेल होता है जो कई सारे ब्लड सेल्स बना देता है एंड इट इज़ अप्रूव्ड। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, सेल जो होता है एक सेल से कई सारे नए सेल्स बनते हैं और इसीलिए इसको सेल थ्योरी में शामिल किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज सेलुलर थ्योरी एज वेल एज सेलुलर पोटेंसी। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनल्स पार्ट। सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग की एंट्री हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह का सवाल मन में उठे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड बी सेफ।